मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबके लिए एक बहुत ही उत्साहजनक सूचना सूचना यह है कि शायद अमन का नाम आपने सुना होगा। उनका पूरा नाम है अमन अलून। ये हमारी एकेडमी के स्टूडेंट रहे हैं। लगातार उनसे बातचीत मेरी होती रहती थी और सबसे खुशी की बात यह है कि उन्होंने इस बार के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में 295 यानी कि 295वीं रैंक हासिल की है। ऐसे एस्पेरेंट की तैयारी के बारे में जानने की जो उत्सुकता होती है, मैं समझ सकता हूँ कि लगभग लगभग हर एक एस्पेरेंट में होती है। ये जानने की उनका बैकग्राउंड क्या रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने तैयारी कैसे की है और उन्होंने ये जो सफलता प्राप्त की है ये थर्ड अटेम्प्ट में प्राप्त की है। तो इनकी ये जो सफलता की जर्नी रही है पूरी की पूरी, सफलता प्राप्त करने के जो तौर तरीके रहे हैं, इस पर मैं इनसे एक लंबी बातचीत करने जा रहा हूं। और यह जो बातचीत होगी यूट्यूब पर लाइव होनी है। डेट नोट कर सकते हैं, 14 मार्च शनिवार को शाम के 5 बजे अमन अलून यूट्यूब पर लाइव मुझसे बातचीत करेंगे और मुझसे बातचीत करने के बाद वो आपसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों के जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। आप एक सफल एस्पेरेंट के मुंह से उनकी अपनी सफलता के कारण की कहानी सुन सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की सच्ची कहानियां आप उन्हीं के मुंह से सुनते हैं, बिना किसी लाग लपेट के सुनते हैं, तो उसमें जो सच्चाई होती है उस सच्चाई की ताकत आपको प्रभावित करती है और वह ताकत आपको ताकत देती है, आपकी अपनी प्रिपरेशन को एक दिशा प्रदान करती है और इस तरीके से आपकी सफलता में उसका कुछ न कुछ योगदान शामिल हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक स्टूडेंट को इसे सुनना चाहिए, लाइव सुनना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़ सकते हैं 14 मार्च को शाम को 5 बजे। और ये जो YouTube लाइव होगा इसका जो लिंक है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया जाएगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। आप सभी को मैं एकेडमी की ओर से यानी कि AFEIS की ओर से इसमें जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। दोस्तों, आइए आज अब बात करते हैं स्पीकर के ऊपर, लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर। पार्लियामेंट में उनके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था। हम लोगों ने इस पर थोड़ी सी बातें पहले की थी और फिर मैंने आप लोगों को निर्देश दिया था कि इस वर्ष की दृष्टि से जो स्पीकर का चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो आप उस पर अच्छे से तैयारी कर लें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने ऐसा किया भी होगा। लोकसभा में जितने भी पार्टियां थीं उन सब के अपने अपने प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे और बहस के बाद ध्वनि मत से जो प्रस्ताव रखा गया था उसे खारिज कर दिया गया। अखबारों में अभी भी महाभियोग प्रस्ताव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मैं सतर्क करना चाहूँगा यहाँ कि नहीं, स्पीकर के विरुद्ध कोई महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, केवल एक रिजोल्यूशन लाया जाता है और यदि वो रिजोल्यूशन पारित हो जाता है तो फिर स्पीकर को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ओम बिरला जी के खिलाफ जो संकल्प लाया गया था, जो रिजोल्यूशन प्रस्ताव लाया गया था, वह खारिज हो गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 3 बार लोकसभा अध्यक्ष के प्रति इस तरह के प्रस्ताव लाए गए थे और बड़ी बात यह है कि तीनों बार वे प्रस्ताव खारिज हुए हैं। एक बार 1954 में लाया गया था, मतलब संविधान के लागू होने के कुछ ही साल के बाद लाया गया था 1954 में। फिर 1966 में लाया गया और इसके बाद लाया गया था 1987 में और फिर लंबे गैप के बाद अब लाया गया है 2026 में। यानी कि यह चौथा प्रस्ताव था। बस दिमाग में थोड़ा सा दर्ज रखिएगा। मैं आपसे स्पीकर के क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या दायित्व होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, इस पर बात करने नहीं जा रहा हूँ। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी का ये तरीका नहीं है, बावजूद इसके कि ये सब आपको जानना ही है।
इसे इसलिए जानना है क्योंकि यह आधारभूत जानकारियां होती हैं और बिना इस आधारभूत जानकारी के आप आगे की इमारत तैयार नहीं कर सकते। यानी कि ये तो नींव होती है। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो खासकर इसके इस एनालिसिस को लेकर के कि हमारे जो स्पीकर हैं उनकी स्थिति क्या है, उनका जो चुनाव होता है, उनको जो अधिकार दिए गए, ढेर सारे पॉइंट्स को मिला करके हम स्पीकर की स्थिति पर बात करेंगे। राइट। देखिए, जो स्पीकर हैं आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा का संचालन करते हैं। जब लोकसभा का वो संचालन कर रहे होते हैं तो वो लोकसभा के प्रथम व्यक्ति होते हैं, चाहे फिर उस हाउस में प्रधानमंत्री ही उपस्थित क्यों न हो। जब भी आप प्रधानमंत्री को भी बोलते हुए सुनेंगे तो वो कहते हैं स्पीकर महोदय या अध्यक्ष महोदय। ये उनके पद की अपनी गरिमा होती है, होनी भी चाहिए। बिना स्पीकर की अनुमति के वहां कोई भी बोल नहीं सकता, और यदि आप बोलेंगे तो वह वहां के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि संसद में सदस्य जब भी बोलते हैं तो उनका पूरा रिकॉर्ड दर्ज होता है, लिखित रिकॉर्ड दर्ज होता है, और वहां की लाइब्रेरी में, जो संसद की लाइब्रेरी है, वहां आपको उनके एक एक शब्द मिल जाएंगे। लेकिन स्पीकर को अगर लगता है कि बोलने में किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है तो स्पीकर को यह अधिकार है कि वो उसे मना कर दे कि इस भाषा को रिकॉर्ड में शामिल न किया जाए। जो लोकसभा का पूरा संचालन होता है वो बिजनेस रूल्स के तहत होता है। कौन बोलेगा, कितने समय तक बोलेगा, किस विषय पर बोलेगा, ये सारी प्रक्रिया पहले ही निर्धारित कर दी जाती है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब प्रक्रिया निर्धारित की जाती है तो उसमें सभी पार्टियों के सदस्य मिलकर फैसला करते हैं। ऐसा नहीं कि स्पीकर अपनी तरफ से फैसला कर लेते हैं। अब जो स्पीकर को लेकर के हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो संकट पैदा होता है, कभी कभी हो जाता है, वह खासकर इसलिए होता है क्योंकि स्पीकर को जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका व्यक्ति मान लिया जाता है। और सच पूछे तो ऐसा माना जाता है, इसके पीछे संवैधानिक स्थिति भी है, क्योंकि स्पीकर का चुनाव होता है, बहुमत के आधार पर चुनाव होता है। तो जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, और कोई भी पार्टी सत्ता में तभी आरूढ़ होती है जबकि उसके पास बहुमत होता है। तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा वो सरकार की पार्टी का ही सदस्य होगा। मुश्किल तब आती है जब सरकार की पार्टी का ही सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है और किसी वजह से जो विपक्षी दल हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो तटस्थ नहीं है, यानी कि वो हमेशा जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसका पक्ष ले रहे हैं और विपक्ष के साथ वो भेदभाव कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनके पास इसके कारण होते हैं। ब्रिटेन में स्थिति थोड़ी सी दूसरी है। लोकसभा का अध्यक्ष बन जाने के बाद, वहां लोकसभा नहीं कहा जाता, लेकिन समझाने के लिए कि लोकसभा का अध्यक्ष बन जाने के बाद लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी पार्टी से रिजाइन करना होता है, वो पार्टी का सदस्य नहीं रह जाता। लेकिन हमारे यहाँ यह स्थिति नहीं है, वह पार्टी का सदस्य बना रहता है। अब देखिए कि इसका एक बहुत ही व्यावहारिक पक्ष भी है। इसका व्यावहारिक पक्ष यह है कि यदि आप इसे थोड़ा से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखेंगे तो लोकसभा का सही तरीके से संचालन होता रहे तो उम्मीद की जाती है कि वो तटस्थ हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा स्मूथ तरीके से संचालन होता रहे तो यह भी उम्मीद कर ली जाती है कि जो पार्टी है, यानी कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो उसका सदस्य हो। तो स्वाभाविक तौर पर ह्यूमन बीइंग के एंगल से आप कह सकते हैं कि इससे जो सरकार होती है उसे सपोर्ट तो मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब भी इस तरह के मुद्दे लोकसभा में आते हैं जिससे कि सरकार किरकिरी हो सकती है, जिसका सरकार सही तरीके से जवाब देने में सक्षम नहीं होगी, तो लोकसभा अध्यक्ष अक्सर उन्हें किनारे कर देते हैं। अब सत्तारूढ़ पार्टी की दृष्टि से या सरकार के अस्तित्व की दृष्टि से या राष्ट्र की दृष्टि से अब इस घटना को आप कैसे देखते हैं ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। लेकिन जहां तक विपक्ष का सवाल है, जब भी उसे ऐसा महसूस होगा डेफिनेटली वह आरोप लगाएगी। अब यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठता है कि जो विपक्ष है वो आरोप लगाती है ये जानते हुए भी कि उनका जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रस्ताव को बहुमत से पारित होना है और सरकार का बहुमत लोकसभा में है, तो जानती है कि प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, फिर भी वो प्रस्ताव क्यों लेकर आती है, ये सोचने की बात है। इसका भी एक वैलिड रीजन है
वैलिड रीज़न ये है कि विपक्ष बहुत अच्छे तरीके से जानता है और लोकतांत्रिक प्रणाली इसी तरीके से काम भी करती है कि जब वो सदन में अपनी बात रखेगी तो पूरा देश उसे सुनेगा, विपक्ष को सुना जा सकेगा, वे अपने तथ्य देगी, वे अपने तर्क देगी। और इस तरीके से सच पूछे तो जो विपक्ष है केवल एक इसी मामले में नहीं, हर एक मामले में संतुलन बनाए रखने का जबरदस्त रूप से काम करती है, और यही तो लोकतंत्र है। तो यहां आप ये निष्कर्ष मत निकालिएगा कि जो विपक्ष है वो जानता है कि उसका प्रस्ताव पारित नहीं होगा, इसके बाद भी वह प्रस्ताव लेकर के आता है, बेकार के टाइम किल कर रहा है। नहीं, ये बहस लोकतंत्र की आत्मा है, और जो संसद है वो लोकतंत्र का मंच है, आंगन है। वहां जो बात कही जाती है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वो रिकॉर्ड में दर्ज होती है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिल जाता है। तो जो जनता है वो सरकार की बात भी सुनती है, विपक्ष की बात भी सुनती है, और सुनने के बाद फिर वह अपना निर्णय लेती है, और आगे चल करके इन सारी बातों का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट उनकी मस्तिष्क पर पड़ता है, उनके यानी कि मतदाताओं की सोच पर पड़ता है। तो दोस्तों, यह है हमारे यहाँ के स्पीकर का सिस्टम। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, स्पीकर को बाहर से लिया जाना चाहिए, उसे सरकार की पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, इस तरह की कई बातें आती हैं। बेहतर होगा कि आप भी अपने तरीके से इन सब मुद्दों पर विचार करें, तो इससे आपका जो दिमाग है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो सकेगा, एनालिटिकल तरीके से सोचने की उसकी आदत भी पड़ सकेगी। तो फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।